तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप देख रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और ये जो है अपनी पार्ट 2 वीडियो है एंजाइम के ऊपर, इसके अंदर आज अपन इसके पूरे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम जो है उसके बारे में आज अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसकी पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, पूरे एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या है। और आज अपन बात करने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर ना 5 अपने ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करते हैं। और बहुत ही ज्यादा छोटी सी ये वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको मेरे यूनिवर्सिटी के नोट्स भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज ए शॉर्ट नोट में लिख के आना है, क्योंकि ये मेनली फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम जो यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में आता है। और इसके ऊपर ना एमसीक्यू भी बहुत बनते हैं, तो ये मेनली थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। तो अगर तुमने एक बार सुन लिया ना, तुम्हें पूरा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू कर दें। तो अगर तुमने इसकी मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी ना, तो लिंक आई बटन में है, पहले जाओ पार्ट 1 वीडियो देख लो, तो ये और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर देख रखी है पार्ट 1 वीडियो, तो मैं बताऊं तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि तुम्हें आज ये वीडियो पूरी समझ में आने वाली है। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अपना एंजाइम होता है और एक अपना होता है सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर अपन रिएक्शन करते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइड में बाइंड हो जाता है और अपना बना लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और प्रोडक्ट को अपना बाहर फेंक देता है। और एंजाइम मैंने आपको बताया था, एंजाइम कौन है, एंजाइम अपना मजदूर आदमी है, मेहनत बहुत करता है एंजाइम। तो जैसे ही एंजाइम ने एक प्रोडक्ट बना लिया, एंजाइम फिर से हो जाता है फ्री और दोबारा से अपनी रिएक्शन में जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। तो मैंने आपको इसका पूरा डिटेल में समझाया था कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है। अब तुम खुद जरा ना दिमाग लगाओ। अब जाहिर सी बात है, अगर एंजाइम अगर ज्यादा होगा अपनी बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है सब अगर एंजाइम अगर ज्यादा होगा बॉडी में, तो जाहिर सी बात है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। मतलब एंजाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि ज्यादा एंजाइम होगा तो ज्यादा एंजाइम अपने ज्यादा सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो आपने कहावत भी सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। अब यहाँ पे सिमिलर काम यही हो रहा है, बट वहां पे क्या होता था, लंका गिर रही थी, लंका ना टूट रही थी, नेगेटिव वे में बोल रहे थे। पर यहाँ पे पॉजिटिव वे में, यहाँ पे घर का जो एंजाइम है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो तुम्हें ना मुहावरों से याद रहेगा, मतलब मेरी पढ़ाने की स्टाइल ही ऐसी है, मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें एक एक चीजें ना याद हो जाएंगी। पूरी सीरीज देखना, बायोकेमिस्ट्री ना तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं एंजाइम के ऊपर कि अपना घर का बेदी जो है, अगर एंजाइम ज्यादा होगा बॉडी में, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज्यादा होगी। अगर मैं तुम्हें इसे ग्राफ के फॉर्म में बना के बताऊं, तो देखो मैं ना तुम्हें ऐसा करता हूं, ये पूरा क्लीन करता हूं और नीचे एक ग्राफ बनाता हूं। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना हो जाता है एंजाइम, एंजाइम का ये कंसंट्रेशन, कितना एंजाइम का कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे अपनी है वेलोसिटी। याद रखना ये ग्राफ में यहाँ पे एंजाइम है और यहाँ है वेलोसिटी। तो याद रखना एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, एकदम कैसे, प्रपोर्शनली होता है, प्रपोर्शनली दोनों ना बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से अपन को ग्राफ मिलता है। फिर अपन बात करते हैं सबस्ट्रेट के बारे में कि सबस्ट्रेट के बढ़ने से क्या होता है। अब देखो जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, सर जिस तरीके से एंजाइम के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, उसी तरीके से सबस्ट्रेट के बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो अगर तुम कुछ इस तरीके से सोच रहे हो ना, मैं बताऊं तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। हमारे एफएमडी के सर कुछ इस तरीके से बोलते हैं, तुम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। तो बिल्कुल अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता। अब तुम समझो इस बात को। अगर मान लो अपनी बॉडी के अंदर कुल मिला के 100 एंजाइम है और सबस्ट्रेट कितने हैं, सबस्ट्रेट है 50, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी अच्छे से चलेगी। क्यों, क्योंकि एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट के। भाई अगर तुमने सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया 100 से, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन अभी तो बढ़ेगी कॉन्स्टेंटली। क्यों, क्योंकि 100 एंजाइम और 100 सबस्ट्रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। भाई अगर तुमने सबस्ट्रेट को 150 कर दिया, तो यहाँ पे अपनी रेट ऑफ रिएक्शन अब नहीं बढ़ेगी। पूछो क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, अभी एंजाइम तो उतने ही है ना, एंजाइम तो 100 ही थे, तुमने सबस्ट्रेट कर दी 150, तो अभी एंजाइम ने 100 सबस्ट्रेट के साथ अपना एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया। बाकी के 50 सबस्ट्रेट जो है वो ऐसे फालतू घूमते रहेंगे, नल्लापन करते रहेंगे वो मार्केट में। क्यों, क्योंकि उसके लिए एंजाइम ही नहीं है। तो याद रखना, अपने सबस्ट्रेट को बढ़ाने से एक हद तक अपनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। उसके बाद तुम कितना ही सबस्ट्रेट डाल लो, अगर एंजाइम अगर उतने से ही है, अगर एंजाइम लिमिटेड है, तो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन फिर नहीं बढ़ती।
तो इसको ना मैं तुम्हें ग्राफिटिकल फॉर्म में समझाता हूं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक बार और मैं तुम्हें ना ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये क्या है, ये पूरा एंजाइम है और यहाँ पे अपनी है वेलोसिटी, अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की। सॉरी यहाँ पे एंजाइम नहीं था, यहाँ पे अपना आ जाता है सबट्रेट, ठीक है। तो ये है अपना सबट्रेट, क्योंकि हम सबट्रेट पे बात कर रहे हैं, अभी पिछली बार एंजाइम पे बात करी थी। अब जाहिर सी बात है, अगर एंजाइम अगर बढ़ाएंगे तो एक हद तक अपनी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी कॉन्स्टेंटली, बट एक टाइम के बाद क्योंकि अपने एंजाइम लिमिटेड होते हैं बॉडी में, फिर तुम कितना ही तुम सबट्रेट का लेवल बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अपना एंजाइम लिमिटेड होते हैं। तो इस तरीके से अपना ग्राफ प्लॉट होता है। बड़ा ही इजीली तौर पे यार तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी है। देन फिर अपन बात करते हैं दो चीज के बारे में, एक टेम्परेचर और अपनी पीएच के बारे में। अब इसको समझने के लिए ना तुम्हें कहानी समझो। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारा कोई दोस्त है पिंटू, अब पिंटू को तुमने कुछ काम दिया, अब जाहिर से पिंटू काम नहीं कर रहा, तुम्हें आ गया गुस्सा, तुमने क्या करा है, मशाल ली, मशाल में बड़ी आग जलाया और पिंटू के पीछे भाग गए तुम, लग गया पिंटू, पिंटू भाई काम करो काम करो। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मशाल है, गर्म है, हीट है यहाँ पे, तो एक हद तक क्या करेंगे, पिंटू भाई भागने लगेंगे, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, पिंटू दौड़ेगा तो जल्दी जल्दी वो फिर काम करने लगेगा, दौड़ दौड़ के काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन अगर तुमने मशाल की जगह तो फ्लेयर करनी होती, क्या फ्लेयर गन आती है बड़ी सी, पूरा जला देती है, अगर तुमने फ्लेयर गन तुमने अगर इस्तेमाल कर ली तो जाहिर सी बात है एक बार में क्या होगा, तुम्हारा पिंटू जो है पूरा जल जाएगा, क्योंकि फ्लेयर गन एक बार में जला देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर पिंटू काम कैसे करेगा, पिंटू तो मर गया ना, क्योंकि अब एक बार में। तो सिमिलरली ये अपना एंजाइम के साथ भी यही होता है। मैं तुम्हें ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, एंजाइम किसके बनते हैं, एंजाइम में बनते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन का वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, और प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। अब क्या होता है ना, अगर तुम ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगती है एक पॉइंट तक, बट उसके बाद क्या होगा, तुमने जरूरत से ज्यादा अगर टेम्परेचर दे दिया तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के टूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ही टूट गया। एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन का। अब यहाँ पे प्रोटीन खुद टूट गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जाहिर सी बात है वो कम होने लगती है। मतलब यही बात होगी ना, तुमने एक बार में पूरा जला दिया है एंजाइम को। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना टेम्परेचर और यहाँ पे अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी, ठीक है, रिएक्शन की वेलोसिटी। अब क्या होगा ना, अब एक हद तक क्या होगा ना, अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपना एक हद तक एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बट यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एंजाइम काम करता है, वो मेनली 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है ना, प्रोटीन अपने टूटने लगते हैं। तो कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, जो कि अपन आगे पीसीआर में पढ़ेंगे। आपने नीट में पढ़ा होगा कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है ना, उसके अंदर अपने हीट से रेजिस्टेंट एंजाइम होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। सो मेनली एंजाइम 35 से 40 डिग्री पे ही काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। उसके बाद ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर दे दोगे तो एंजाइम अपना टूट जाएगा और अपनी रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपनी नीचे हो जाती है। तो इस तरीके से बेल शेप का आपको कर्व देखने को मिल जाता है। सेम टेम्परेचर में होता है, सेम पीएच में भी होता है। जाहिर सी बात है, ज्यादा अगर तुम एसिडिक पीएच दे दोगे तो टूट जाएगा, और कम में भी पीएच, कम पीएच में भी एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो सेम ग्राफ आपको पीएच में भी देखने को मिलता है। फिर मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा और रिवाइज करवाऊं पार्ट 1 वीडियो, तो मैंने आपको बताया था अपना एंजाइम के अंदर कुछ यहाँ पे कोफैक्टर्स लगे होते हैं। और मेनली कोफैक्टर जो होते हैं ना, वो अपने इनऑर्गेनिक होते हैं, मेटेलिक होते हैं, और यही कोफैक्टर के कारण क्या होता है ना, अपने एंजाइम की एक्टिविटी होती है। मतलब ये अपने पूरा एक एंजाइम है, ये पूरे एंजाइम में अपने यहाँ पे कुछ कोफैक्टर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कोफैक्टर भी ना यार दो तरीके से होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोफैक्टर अच्छे से टाइटली कस के उसने अगर अपना एंजाइम के साथ वो बाउंड है, तो ना एक पहले वाले हो गए कस के अगर एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो ऐसे ढीले फूले अच्छे से हग नहीं करते, कस के अपने एंजाइम के साथ बाउंड नहीं है। तो दो तरीके के कोफैक्टर होते हैं, एक जो टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से, दूसरे अपने जो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं एंजाइम से। तो अब मैं ना तुम्हें सारे मैंने फैक्टर समझा दिए, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी में इसमें कैसे लिखना है। मेन चीज देखो, यूनिवर्सिटी में ही लिखना होती है, और इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और मैं बताऊं, मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूंगा यार, पूरी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए करके रखी है। ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए इसके नोट्स बना के रखे हैं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डे।
जो इधर नोट्स दिख रहे हैं ना, और जो रियल नोट्स में जमीन आसमान का अंदर है, क्योंकि रियल नोट्स के अंदर एग्जाम्पल, पीजी की लाइंस, एमसीक्यूज भी ऐड है। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके उसको देख सकते हो। चलो अपन आगे बात करते हैं। तो तुम्हें कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में? पहले तुम हेडिंग डालोगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, फिर तुम सबसे पहले हेडिंग डालोगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पे डायरेक्ट वही लिखा हुआ है कि अपना एंजाइम को बढ़ाने से वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वहां पे एक्चुअली में ये लिखा है कि क्या रहता है ना, कुछ डिसीज में एंजाइम का जो कंसेंट्रेशन जो होता है ना ब्लड में, ब्लड सीरम में, वो बढ़ जाता है। अब तो मैं समझाता हूँ, देखो मान लो तुम्हें लिवर की डिसीज हो गई, तो लिवर से भी कॉन्स्टेंटली कुछ अपने एंजाइम निकलते हैं, लेकिन लिवर की डिसीज में क्या होगा, वो जो एंजाइम है वो ज्यादा निकलने लगेंगे। अगर लिवर में ट्यूमर हो गया तो ज्यादा एंजाइम निकलने लगते हैं। तो क्या याद रखना, एंजाइम का सीरम लेवल जो होता है ना, वो अपन को बहुत सारी डिसीज को डायग्नोज करने में भी हेल्प कर देता है। जब अपन आगे जब अपन आइसो एंजाइम पढ़ेंगे ना, इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं तुम्हें बेसिक से कंसेप्ट समझा दिया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम यूज इन डिटरमाइनिंग द सीरम एंजाइम फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, की अपन सीरम में कितना एंजाइम है वो डिसीज को डायग्नोस करने में अपना हेल्प कर देता है। फिर अपन आ जाते हैं सबट्रेट के ऊपर। सबट्रेट का पहले ही बता चुका हूं कि एक टाइम तक अगर जैसे तुम सबट्रेट बढ़ाओगे तो ग्रेजुअली तो इंक्रीज होगा, बाद में ऐसा लीनियर पैटर्न आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है केएम वैल्यू। अब तुम बोलोगे सर ये केएम वैल्यू क्या होती है? ये ना, इसको तुम ध्यान से समझो। अब बात, अब जाहिर सी बात है अपनी याद रखना, मैं यहाँ पे तुम्हें फिर से रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब याद रखना ये वाला जो है ना, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ पे एंजाइम का कंसंट्रेशन है और वेलोसिटी क्या है, तुम देखो एंजाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे तुम ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये क्या है, ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। याद रखना, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, अपने एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इससे ज्यादा तेज एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो तुम ये चीज समझो, वीमैक्स क्या होता है? वीमैक्स मतलब अपना एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है हाफ ऑफ वीमैक्स क्या होता है, मतलब कि एंजाइम की वो वाली वेलोसिटी जो कि अपने वीमैक्स के बिल्कुल हाफ हो, ठीक है। अब बात आती है कि सर के एम वैल्यू क्या है। अब याद रखना, के एम वैल्यू का मतलब ये होता है अपने सबट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिससे अपन हाफ ऑफ वीमैक्स जो है वो अचीव कर लें। ये डायरेक्टली चीजें ना याद करने की होती है, तुम नीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये तुम अभी पढ़ लो, क्योंकि आगे जब अपन एंजाइम का इनिबिशन पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो केएम वैल्यू का मतलब ये होता है कि एंजाइम का वो वाला कंसेंट्रेशन जब अपन हाफ ऑफ वीमैक्स जो है वो अपन अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है, सबट्रेट कंसेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी आपको बता दिया। देन फिर अपन आते हैं टेम्परेचर पे, कि बेटा टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि बेल शेप का कर्व मिलता है कुछ इस तरीके से, सेम पीएच में भी यही मिलता है। और 35 से 40 डिग्री जो होता है ना, वो अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसमें अपना एंजाइम सबसे ज्यादा काम करता है। और इसके बाद जो है ना मेनली रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। पीएच में भी सेम था अपना, मैं तुम्हें ना पूरा दिखा देता हूं तो तुम्हें ना और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पीएच में ऑप्टिमम पीएच कितना होता है यार ना, 6 से 8 पीएच में एंजाइम अच्छे से काम करते हैं, उससे ज्यादा और उससे कम में अपने एंजाइम जो है टूटने लगते हैं। फिर अपन आ जाते हैं एक्टिवेटर पे, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ना, सबसे मेन पार्ट वो एक्टिवेटर ही है। अब देखो एक्टिवेटर देखो जरा तुम, क्या होता है ना, कुछ एंजाइम में कुछ अपने इनऑर्गेनिक मेटल जुड़े हुए होते हैं, वो अपने एंजाइम को एक्टिवेट करवाते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मेटल होते हैं वो? मेनली अपना मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, ये सारे आयन क्या करते हैं, एंजाइम में लगे हुए होते हैं, वही एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे वो दो तरीके के होते थे, मैंने आपको बोलेगा एक मेटल ऐसे होंगे जो टाइटली बॉन्ड नहीं होंगे एंजाइम के साथ। मान लो ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है एटीपीएस। उस एटीपीएस में ना ये एक मैग्नीशियम लगा हुआ है, लेकिन ये टाइटली नहीं लगा हुआ। ये क्या करता है ना, जब अपने एंजाइम को एक्टिव करवाना रहता है तब वो इसमें जुड़ जाता है, जब एंजाइम को एक्टिव नहीं करवाना होता तब उससे वो हट जाता है, अपना इस तरीके से दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के अपने जो ना एक्टिवेटर होते हैं, एक टाइटली बॉन्ड होते हैं, दूसरे टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं। जो टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। वो सारे एंजाइम जिनमें मेटल टाइटली बॉन्ड नहीं है उन्हें बोलते हैं अपन मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। फॉर एग्जांपल एटीपीएस, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। फिर वो एंजाइम जिनके अंदर टाइटली बॉन्ड है अपना मेटल, उसके अपन बोलते हैं मेटोलो एंजाइम। याद रखना, और मेटोलो एंजाइम जो है ना, उनके अंदर
इस तरीके से आयन जो है ना एक्सचेंज नहीं होते, वो टाइटली बॉन्ड ही होते हैं। जैसे कि अपना एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट ऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सीडेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यूनिवर्सिटी में अगर तुम इसमें हेडिंग डाल डाल के जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया वो तुम पॉइंट लिख दूंगे और एक ग्राफ बना के आ जाओगे ना, तुम्हें बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और मेरा मेन एम गोल यही है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ पाए यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, जो कि अपने होने वाली है एंजाइम इनिवेशन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यार, यूनिवर्सिटी में एक इसमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।